बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप इनको मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ के ऊपर भी देखते हैं। इनके यूट्यूब चैनल और इनके जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल जो है उसको टच करेंगे। पाकिस्तान की सियासी लेबॉरेटरी में एक नया तजुर्बा जारी है। ये जो पाकिस्तान की सियासी लेबॉरेटरी है, इसमें बहुत सारे तजुर्बे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं और आज तक तो कोई कामयाब नहीं हुआ। अब प्रोजेक्ट जो नज़र आ रहा है वो है प्रोजेक्ट डिसमेंटल पीटीआई या फिर प्रोजेक्ट क्रश पीटीआई। इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? कुछ लोग छोड़ के गए हैं, उसमें दो अकसाम सामने आई हैं। एक किस्म वो है जो सियासत से किनारा कशी का ऐलान करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा दिल उचाट हो गया, हमने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। मसलन शेरी मज़ारी साहिबा, दीगर लोग जो कुछ छोड़ कर गए, आमिर महमूद के आनी, उन्होंने कहा कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ, मैं अपने फैमिली को टाइम देना है, मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, वगैरह वगैरह। ये एक टाइप है। फिर दूसरी टाइप है फयाजुल हसन चौहान साहब, जो फिर गिले शिकवे करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरे साथ ये हुआ, ये ज़्यादती हुई, इमरान खान साहब ने ये किया, मैंने फ़लाँ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन मेरे ऊपर दरवाज़ा कोर कमेटी का बंद कर दिया गया, या फिर बनी गाला का, या फिर ज़मान पार्क का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो ये जो दो अक़साम हैं, और वो ये कहते हैं कि एक नए और अच्छे प्लेटफॉर्म से जल्द आपसे मुलाकात होगी। जैसे हम लोग मीडिया के लोग जो हैं वो जब किसी चैनल से जाते हैं तो हम इस किस्म का काम करते हैं। मामला जो है वो सिर्फ क्रश पीटीआई का नहीं है। इम्तियाज़ गुल साहब से, क्योंकि इनका तजुर्बा है, इन्होंने वो तमाम अदवार देखे हैं जिसमें ये सियासी लेबॉरेटरी में तजुर्बात हुए हैं, तकरीबन तमाम। मेरा ख्याल है कि 80s ऑनवर्ड्स जितने भी तजुर्बे हुए हैं उनके ऑन ग्राउंड ये ऐनी शाहिद हैं। इनके सामने हुए हैं, चाहे सियासत यानी बतौर सहाफ़ी इनके सामने हुए हों, या फिर एज ए यंगस्टर, कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इनके सामने हो। तो ज़रा हम 50 दिन या 100 दिन के बाद के सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पर ये कंसिडर करते हैं हम कि कामयाब हो गया प्रोजेक्ट क्रश पीटीआई जो है, वो कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँच चुका है। अब क्या होगा? इम्तियाज़ गुल साहब, 100 दिन गुजर चुके हैं या 50 दिन गुजर चुके हैं? 50 दिन कर लेते हैं। 50 दिन गुजर चुके हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनको नाअहल कर दिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया गया है, अब सब हुकूमत है। अब क्या होगा? देखें, डिसमांटल पीटीआई वो मंसूबा कामयाब हो चुका। ये पहला मरहला उसका जो था वो तो कामयाब हो गया। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए। इमरान खान अपने केसेस निपटा रहे हैं, कोई कई दर्जन केसेस हैं। तो कभी पिंडी में हैं, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गए हैं। तो उनको तो अब फुर्सत नहीं रही। ये हम बात कर रहे हैं यानी 50, 60, 70 दिन बाद की। तो उसमें उनको अब कैंडिडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोई अपनी चादर चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ में, कोई अपने कारोबार बचाने के लिए वो सामने नहीं आना चाहते। और जो सामने आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रिटर्निंग अफसर है, जहाँ पे आप अपने कागज़ात उम्मीदवारी के दाखिल करा रहे हैं, वो उसको कबूल कर ले। इस तरह जो आपका बैकअप उम्मीदवार है, ज़रूरी नहीं कि आपको बैकअप उम्मीदवार मिले, अगर मिल भी जाए तो उसके भी कागज़ात हो जाएं। तो इस वक्त तो जो हम सिनेरियो देख रहे हैं वो यही है कि ये 2 महीने गुजरने के बाद जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ या पीटीआई ने उसके रहनुमाओं ने अपने साथ करवाया, कि उनके लिए उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है। और उसकी एक बुनियादी वजह थी 9 मई का वाक़या, जो जिना हाउस जिस तरह जलाया गया। 1992 में हम देखा था कि जिनापुर के नक्शे सामने आए थे, तो उसके नतीजे में MQM ख़त्म हो गई थी। तो अब बदकिस्मती है कि जिना हाउस अभी सामने आ गया, तो वो एक ज़रिया बन गया फॉर द अनडूइंग ऑफ पीटीआई। अब जिस किसी ने भी ये गलत काम किया। तो इम्तियाज़ गुल साहब, जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये रहा है कि क्योंकि इमरान खान मौजूद है और क्योंकि इमरान खान सियासत कर रहा है और क्योंकि इमरान खान जो है वो एजिटेट कर अच्छा, रहा है। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं ज़्यादा सीरियस हो गया था, इस वजह से मेरा ख्याल है आपने मेरी बात मुनक़ते कर दी। वो ये था कि इमरान खान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो पहले फेज़ की बात कर रहे हैं कि उसमें आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, उसके घेरा तंग करके ज़रूरी क्रश कर दिया।
लेकिन इसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तरस भी खाएंगे। तो कुछ लोग जो होंगे वो मेरा ख़्याल है आ जाएंगे, उनको रखा जाएगा। जिस तरह आप देखें ना खेतों में वो बुतके से खड़े होते हैं चिड़ियों को भगाने के लिए, तो इस तरह दूसरी जमातों को थोड़ा सा अपनी जगह पे रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक अपोजिशन भी हो। राजा रियाज वाली अपोजिशन नहीं बल्कि सही है पोटेंट अपोजिशन, क्योंकि जो अगर शोर मचाए भी तो लगे कि हाँ जी अपोजिशन। सो यू एक्चुअली थिंक इमरान खान विल बी केप्ट एज अ पोटेंट पॉलिटिकल फोर्स, जिससे डरा के फिर जाहिर है कि इनको भी तो काबू रखना है ना। ये तो सारे हुकूमत अगर कल को इनसे लड़ाई हो गई फिर। हाँ उसमें देखिए आप चाहे 3 बड़ी पार्टियां हैं या 4 बड़ी पार्टियां हैं, अब पहला मरहला हो गया, दूसरा मरहला असल में जो आप सवाल पूछ रहे थे जो मैंने आपको टोक दिया कि इमरान खान तो अब माइनस हो गया। इमरान खान माइनस हो गया, यही मैं सवाल कर रहा था कि मसला ये है कि ये हमें ये बताते हैं कि ये कौन महंगाई आपको? ये हुकूमत बताती है ना, हुकूमत बताती है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बताती हैं, हमें कमर ज़मान कायरा साहब बताते हैं, हमें फैसल करीम कुंडी साहब बताते हैं, हमें अता तारड़ साहब बताते हैं, हमें आज़म नज़ीर तारड़ बताते हैं, हसन इकबाल शर्जील मेमल बताते हैं, हमें ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक बताते हैं कि इस मुल्क में महंगाई इस वजह से है क्योंकि इमरान खान है, इस मुल्क में महंगाई इस वजह से है क्योंकि इमरान खान पॉलिटिक्स कर रहा है, इस मुल्क में डॉलर का रेट 300 रुपये से ऊपर है, इसहाक डार बताते हैं क्योंकि इमरान खान है, पेट्रोल का प्राइस जो है वो 282 या 275 या 272 रुपये है क्योंकि इमरान खान है। तो 50 दिन तो हो चुके, इमरान खान का तो आपने कर दिया जनाब किस्सा तमाम, कट टू साइज़ कर दिया पीटीआई को। हम उसी सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब आप अपने तजुर्बे से हमें बताएं, इसका मतलब यह है कि अब महंगाई 12% पे आ जाएगी, पेट्रोल जो है वो 150 रुपये पे आ जाएगा और डॉलर 186 या 183 रुपये पर आ जाएगा। हाँ जी, वो तो देखिए जब हुकूमत तब्दील भी हुई थी 2022 में तो उस वक्त भी कहा गया था कि ये स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बेहतर हो गया है और रुपए की कदर भी बेहतर हो जाएगी। सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन उसके बाद से 120 रुपये के बराबर यानी डॉलर जो है वो उसकी कदर में इजाफा हो चुका है। तो अब देखना ये है कि इस हुकूमत के पास वो कौन सा अलादीन का चिराग है, तिलिस्माती चिराग है कि जिसके ज़रिए ये IMF के साथ अगला मुआहदा भी कर लें और जिसके ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब इनको इजाफ़ी मदद भी दे दे और जिसके ज़रिए हमारी जो इंडस्ट्री है इस हुकूमत का एक कारनामा तो बड़ा ज़रूर था कि उन्होंने करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो मुस्बत कर दिया, यानी हमारी दरामदात कम की और बरामदात भी कम हुई, ज़्यादा नहीं हुई। और इन्होंने दिखाया कि जी करंट अकाउंट जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो बड़ा मुस्बत हो गया है। लेकिन उसका दूसरा जो नुकसान हुआ है, अभी कारोबार चलना, इमरान खान तो चलो एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, चूँकि आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो इस वजह से बेहतर हुआ कि आपने दरामदात पे पाबंदी लगा दी। उन दरामदात में बेशुमार ऐसी भी चीज़ें थी जो आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, रॉ मटेरियल्स, ख़ाम माल जो है। अब जब ख़ाम माल नहीं आता तो इंडस्ट्री, आपकी फैक्ट्रियाँ नहीं चलती, जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलती वो पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं है इसका मतलब जो उनको ऑर्डर मिले थे वो भी पूरे नहीं हुए और उसकी वजह से जो नए ऑर्डर उनको नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से कोई मेरा ख्याल 3-4 दर्जन इदारे हैं जिन्होंने कारोबार बंद कर दिए या महदूद कर दिए या वक्ती तौर पर रोका हुआ है। क्यों? कि उनके पास अब ऑर्डर्स नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? बेरोज़गारी। अल्लाह करे कि ये जो कह रहे थे कि इमरान खान तमाम तर पाकिस्तान की इस वक्त बुराइयों की जड़ है, तो अभी हम देखते हैं कि दावे तो बड़े कर रहे हैं इसहाक डार साहब भी और हुकूमत के दूसरे वज़रा भी कि चूँकि जो बुराई की जड़ है वो ख़त्म हो गई है। तो अभी देखते हैं फिर कितनी नौकरियां पैदा होती हैं। जो इम्तियाज़ गुल साहब ने बात किया ना, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें डाई, केमिकल, बटन, सुई तक, धागा तक मेजॉरिटी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं। ज़िप जो है जो लगती है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं या फिर हम दूसरे गारमेंट्स की भी बात करते हैं तो उसमें डाई, अद्वियात का खाम माल जो है, इसी तरीके से अद्वियात का जो सॉल्ट्स हैं, जो बेसिक सॉल्ट्स हैं वो आप इंपोर्ट करते हैं। फिर जब आप
स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसके जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनकी तादाद कोई 40 से ज़्यादा है। और अगर आप इनसे मजमूई तौर पर देखें कितने ख़ानदानों का रोज़गार जुड़ा है, ये करोड़ों में बनते हैं। 10 करोड़ से ज़ायद आबादी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इन तमाम को मिला लें मजमूई तौर पर 25 करोड़ लोगों का, तो आप अच्छा, एक और ढाई बल्कि करोड़ मैं एक लोगों और बात बताऊं कि चूँकि इमरान खान तो तमाम बुराइयों की जड़ था और वो उसकी 3.5 साल हुकूमत रही। सवाल अब ये कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, चूँकि इमरान खान तो गया, कहते हैं ना इनके मुताबिक ख़स कम जहाँ पाक, तो इस मुल्क में हमारे हुकूमत की आमदनी में क्या ये इजाफ़ा हुआ है? असल जो इसका लिटमस टेस्ट होगा ये इसलिए कि जो हमारे मुल्क में 70 से 80% मईशत वो कैश में है और ब्लैक में है। तो जिस मुल्क में 70 से 80% मईशत ब्लैक और कैश में हो, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वाइट में कैसे करेंगे। तो दुआ करनी चाहिए कि अब चूँकि इमरान खान नहीं है, वो शायद साम बन के बैठा हुआ था, तो ये लोग जो हैं अभी उस इकॉनमी को बेहतर करेंगे और उसी सूरत में हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी कि जब आपकी ब्लैक और कैश इकॉनमी कम हो, सेठ जो है आप उससे उसके जो लंगर खाने उन्होंने खोले होते हैं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो बंद करेंगे और उनसे आप टैक्स वसूल करेंगे। सही। मुझे ये बताएं इम्तियाज़ गुल साहब, आपने तो ये सब कुछ तो ज़बरदस्त कर दिया, ज़रा ये समझाएं कि बिजली हम ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ सोर्सेज से बनाते हैं, बहुत ही मीगर पार्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पर कुछ थोड़ी बहुत आप एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी बनाते हैं। फिर हाइडल पावर है आपकी, जो हाइड्रो पावर या हाइडल पावर है, जो आपके डैम्स हैं या जो रन ऑफ द रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन फिर एक ओवरवेलमिंग चंक आता है फर्नेस ऑयल और एलएनजी से, वो तो डॉलर से मिलता है और डॉलर है नहीं, तो लोड शेडिंग का क्या करेंगे? लोड शेडिंग भी यूँ ही जारी रहेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तो अवामी गैज़ व गज़ब का क्या करेंगे? ये तो आप देख रहे हैं कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। 50-60 दिन गुजर गए, हम तो ये फ़र्ज़ कर रहे हैं ना कि एक सबसे बड़ा जो हमारे गले में तौक पड़ा हुआ है, वो जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में 1993-94 में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर IPPs एक पॉलिसी शुरू हुई थी, जो निजी बिजली घर आने थे। उस निजी बिजली घरों की जो पॉलिसी है, उसने पाकिस्तान के आवाम का और पाकिस्तान के ख़जाने को निचोड़ लिया है। तो अभी देखना ये है कि हमारी ये मौजूदा हुकूमत वो इंतखाबात से पहले, उम्मीद है इंतखाबात भी एक मुनक्किद करवा लेंगे अक्टूबर में, उस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका होगा नवाज़ शरीफ साहब को, मरियम को और बेनज़ीर ये जरदारी साहब को, बिलावल को। वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये होगा, आप PTI को आगे नहीं आने देंगे। लेकिन उस वक्त तक आप ये जो जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं, वो आपका ख़त्म नहीं होने वाला। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितने भी इस वक्त कारोबार, जितने भी निजी बिजली घर लगे हुए हैं, उनको आपने उनकी कैपेसिटी, यानी अगर कोई 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको आपने कम से कम 60 मेगावाट के बराबर पैसे देने ही देने हैं, भले आप बिजली पैदा करें या ना करें। असल मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये हो गया है कि आप जनरेट कर सकते हैं कोई 45,000 मेगावाट, सही। आपके पास पेमेंट, आपकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो कोई 24,000 मेगावाट है, 23,000 मेगावाट है। इसका मतलब ये है कि हम मसाइल को जूं का तूं समझें। चलें, मसाइल को हम जूं का तूं समझ लेते हैं। लास्ट एक सिनेरियो डिस्कस, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब ये तो सारे दोस्त हैं। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, तो ज़ियाउल हक के जो बेटे का छोटा भाई यानी कि छोटा बेटा है शहबाज शरीफ साहब, उनके वज़ीर ख़ारजा हैं ये, तो उनके वज़ीर ख़ारजा। और ये अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो कोई है नहीं। इमरान खान साहब की तो पार्टी ना इंतखाब में हिस्सा ले रही है, या कट टू साइज़ हो गई है, या नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, और ख़ान साहब को भी अपने मुकदमात से फुर्सत नहीं है। अब इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन ज़ाहिर है कि या तो एक प्लेटफॉर्म से लड़ा जा सकता है, यानी कि सारे ही हुकूमत है, उनकी अपोजिशन कोई नहीं है, वो इकट्ठे लड़ दें इलेक्शन। दूसरा सिनेरियो ये है कि उन्होंने अलहदा इलेक्शन लड़ना है। अब जब अलहदा इलेक्शन लड़ना होगा तो मुझे ज़रा समझा दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं लाला मूसा में, उनके हलके में नून लीग के कैंडिडेट है चौधरी जाफ़र इकबाल। क्या ऐसी तकरीर करेंगे हमारे दोस्त कायरा साहब कि वो लोगों को, आवाम को कन्विंस करें कि देखें ये नून लीग बहुत बुरी है, पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है,
इनकी पॉलिसीज़ जो है वो आवाम दोस्त नहीं है, हमारी दोस्त पॉलिसीज़ आवाम दोस्त है। आवाम को अट्रैक्ट वो किस नारे से करेंगे? इकट्ठे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में। आप क्यों मनफी बातें कर रहे हैं? वो बड़े करीबी इत्तेहादी हैं सब। उन्होंने तारीख़ से सीख लिया है कि किस तरह एक दूसरे को सहारा दे के आपने इक़्तिदार में रहना है, और बाकी आवाम को कन्विंस कैसे करेंगे, उनको बावर कैसे कराएंगे कि हम वाकई दोस्त हैं। तो आवाम तो वो तकरीर नहीं भूले जो एक दूसरे के बारे में ये करते रहे हैं, सड़कों पे घसीटने की बातें करते रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि जनरल ज़िया-उल-हक़ का बेटा, फिर उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। इनको मालूम है कि अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो फिर वो जो फितना था इनके बकौल इमरान खान, वो दूर रह जाएगा। लेकिन चले हम थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं कि ये इनको एहसास नहीं है कि अक्टूबर में अगर ये इलेक्शन करवा लें, आज़ादाना इलेक्शन करवा लें, तो फिर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीर करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि उन्होंने वोट देना, खान के नाम के ऊपर जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको वोट तो पड़ेगा। इसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। ये भी एक आगे बहुत बड़ा डिफरेंट सिनेरियो 50 क्या आज़ादाना इंतखाबात करवाएंगे? मुकम्मल तौर पे आज़ादाना नहीं करवाएंगे। सिस्टम को लेजिटिमेसी जो है वो कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा 50-100 दिन के बाद, जिस सिनेरियो को हम डिस्कस करें। वन फाइनल क्वेश्चन इम्तियाज़ गुल साहब, आप ज़ाहिर है कि आलमी सियासी मंजरनामे पे भी नज़र रखते हैं, तो 100 दिन के बाद एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट आ जाती है, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो बन जाते हैं, या मरीम नवाज़ साहिबा बन जाती हैं, या कोई और इनमें से कोई बन जाता है। ज़ाहिर बनना तो फैमिली से, ये तो तय है ना कि घर से बाहर इनके बगैर कौन बनेगा? घर से बाहर सिर्फ तब गई है जब एक सदर बन जाएगा, एक वज़ीर-ए-आज़म, एक शाहिद खाकान अब्बासी तब बने जब नवाज शरीफ नाअहल हो गए, और शहबाज शरीफ ऑलरेडी वज़ीर आला थे। यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ अशरफ जब बने जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुनिया से रुखसत हो गई थी, वरना तो फैमिली में चलता है ना। अब कोई गवर्नमेंट बन गई है, उस गवर्नमेंट को के सामने रिव्यू दरपेश है, जो GSP प्लस है, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, जो यूरोप देता है हमारे जैसे ममालिक को, जहाँ पर 30-40 साल बल्कि अच्छा, आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर तो मिस्र में जब 2000 आज से 4-5-6 साल पहले बगावत हुई और उसमें जनरल सिसी बरसर इक़्तिदार आए 2014 या 15 में, वहाँ पे हुकूक इंसानी की बड़ी शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। बेशुमार हज़ारों लोग जेलों में पड़े हुए हैं। लेकिन यूरोप को मिस्र की बरामदात और अमेरिका से उनको जो सालाना $1 अरब मिलते हैं वो बंद नहीं हुए। तो अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल से अमेरिका के साथ कुर्बत रही तो यहाँ जो मर्ज़ी होता रहे। वो जैसे डोनाल्ड ट्रंप क्या कहा करते थे कि देयर आर मैनी डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड बट सीसी इज़ माई फेवरेट डिक्टेटर, या इज़ बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई तो बेस्ट। लिहाजा ज़्यादा परेशान ना हो। Bolsonaro is my favorite, is my twin brother. Yeah. Viktor Orban is my favorite friend. Sisi is my favorite dictator, and MBS is my favorite business partner. इमरान खान की भी बड़ी तारीफ, इमरान खान की भी तारीफ है। तो बहरहाल ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो ने अनफोल्ड होना है। कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस कर लें, कुछ 10-20% हमने थोड़ा सा जो है वो इसमें हमारी असेसमेंट ठीक नहीं होगी, लेकिन कबों बेश सूरत हाल यही होगी। जो डिसेंट है, जो इख्तलाफ राय है, जो अपोजिशन है, उसका अंदाज़ा लगाएं क्या किरदार होता है इस माशरे में, जिसको हम क्रश करना चाहते हैं। क्रश करके ये तजुर्बा करके देख लें। ये जो मुहंदिसीन हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग करते रहते हैं, इस मुल्क की तारीख़ में होती रही है। पाकिस्तान की सियासी लेबॉरेटरी में एक और तजुर्बा हो रहा है। 100 दिन के बाद दोबारा एक नशिस्त रखेंगे इम्तियाज़ गुल साहब से, और 100 दिन के बाद या 50 दिन के बाद फॉर दैट मैटर दोबारा इसी बेहतरीन इनकी लाइब्रेरी है, दुनिया जहान की हिस्ट्री पढ़ते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, दोबारा इनसे ज़रा देखेंगे कि 50 दिन पहले इसको साथ में मैं कोशिश करूँगा कि इसके कुछ क्लिप्स निकाल के प्ले करूँ, अवामी मसाइल कितने हल हो गए। ये जो सारी गुफ्तगू हुई है, कुछ बहुत ही अहम मामलात हैं जो शहर इक़्तिदार में चल रहे हैं। एक हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो इस वीडियो में आपके सामने रखा, ऑन ग्राउंड एक्चुअल सिनेरियो भी एक है, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।